How was Pakistan trying to develop Jyoti Malhotra and others as possible spies, assets who could help Pakistan at least with the narrative warfare? We have the inside scoop. This is very important. Remember, this is carefully cultivated over months, sometimes years, of how someone who you believe can be used for different strategies when it comes to Pakistan. Jyoti Malhotra, an influencer blogger, was in regular contact with one of the Pakistan High Commission staffer, Danish. Now, this Danish was in touch with several others too. They had been in contact for over a year at least. During this time, we are told, at least till March 2025, when the agency started to crack down, the information has come to us. The two individuals were in touch, and not just communication, but sharing details and information. Now, to what extent did that happen within a year? We are waiting for further clarity on that, but investigation into this encrypted communication channels are also surfacing. You're looking at the visuals. That's Danish on your screens with Jyoti Malhotra. What possibly started as a usual meeting, influencers interacting with officials, clearly then developed into a communication that could have led, already we are told, to certain sharing of information. Arvind Ojha joins me. He's tracking all the latest. He's talking to the investigators as well. Arvind, ये समझाना बहुत जरूरी है. हर चीज मिलिट्री इंस्टॉलेशन या नेशनल सिक्योरिटी रेवलेशन से जरूरी नहीं होती. किस तरह से पाकिस्तान इन्फ्लुएंसर्स को, व्लॉगर्स को डेवलप और यूज करना चाहते हैं और किस तरह वो सक्सेसफुल होते हैं यूज करने में? देखिए पूजा, सबसे पहले तो जो आपने पहली लाइन कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सटीक लाइन है. ये जरूरी नहीं है पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है या फिर डिफरेंट स्पाई एजेंसी है वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन की डिटेल्स लें, वही जरूरी नहीं होता है. इस मामले में, ज्योति के मामले में, जो अभी तक इन्वेस्टिगेटर बताते हैं कि जो पाक आईएसआई के लोग थे वो धीरे धीरे ज्योति को डेवलप कर रहे थे एसेट के तौर पर. और अभी ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, कुछ चैट्स भी हाथ लगे हैं ज्योति के. लेकिन अगर आपने ज्योति का पहलगाम अटैक के बाद वीडियो देखा होगा तो उससे साफ है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी. ये बताने की कोशिश ज्योति के जरिए की जा रही थी कि पहलगाम जो अटैक है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है और उसके पीछे काफी कुछ कहानियां हैं, भारत के सरकार का फेलियर है. तो इसको लेकर संदेह हुआ. उसके अलावा कुछ चैट्स भी एजेंसियों के हाथ लगे हैं ज्योति के, जिसमें पाक हाई कमीशन दिल्ली में एक शख्स है, उससे वो बातचीत कर रही है, जिसमें वो अटारी बॉर्डर के आसपास की डिटेल ले रहा था जब ज्योति बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जा रही थी वैलिड वीजा पर. तो उसके बारे में जानकारी ले रहा था. तो कुल मिलाकर अभी बात की जाए तो एजेंसियों का मानना है कि कुछ एविडेंस भी मिटाए हैं ज्योति ने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कुछ चैट्स हैं वो डिलीट किए हैं क्योंकि वो रेगुलर दानिश के कांटेक्ट में थी. पूजा, एक बात और मैं बता दूं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने व्यूअर्स के लिए. yes. पाक हाई कमीशन में पाक हाई कमिश्नर के अलावा जो भी स्टाफ होते हैं, जैसे ऑफिस डेस्क या फिर वीजा का जो स्टाफ होता है, वो मोस्टली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग होते हैं जिनको वहां पर पोस्टिंग दी जाती है. नंबर 1. नंबर 2, ज्यादातर लोगों के नाम बदले हुए होते हैं. पहले भी ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पहले भी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कई इन्वेस्टिगेशन किए हैं. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस तरह के कई इन्वेस्टिगेशन किए हैं. एक बार तो दिल्ली के करोल बाग में पाक हाई कमीशन से जुड़े लोगों को प्रॉपर स्टिंग करके मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने अरेस्ट किया था. तो ज्योति के मामले में ऐसा लगता है कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, वो पूरा खुलकर नहीं बता रही है. लेकिन जो आईएसआई के ऑफिसर थे या दानिश, जो लोग वो जो उससे काम कराना चाहते थे वो उसमें काफी हद तक कामयाब रहे भी. लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होता उसके पहले ही ये पूरा जो racket tha wo exposed. And this is profiling, Arvind, as you're telling us, this is profiling. It starts with the narrative warfare. How much is a person willing to push? And at this juncture, that with Danish, this Jyoti Malhotra and others got caught. Arvind, thank you very much for these details. And there's a reason you see Ehsanur Rahim as the name on this man, who I am constantly referring to as Danish. These two aliases are well known. Possibly, these are not even his real names. Could be a third name that he uses with regard to Pakistan.